12वीं के बाद क्या करना है उसको लेकर एक और विकल्प जो है वो बहुत जल्द तैयार होने वाला है। वो विकल्प क्या होगा? दिल्ली के मैदानगढ़ी में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो है वो 2010 से शुरू हो चुकी है और अब देखिए किस तरीके से ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के अग्रवाल सर मेरे साथ हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24। धन्यवाद दिव्या, धन्यवाद दिव्या। सर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ये जो 8 देशों को मिलकर ये यूनिवर्सिटी बनी है, किस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है आज के समय में? क्योंकि 12वीं के बाद अभी भी बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि वो कहाँ एडमिशन ले, क्या करें जिससे आने वाले समय में वो कामयाब हो पाए। दिव्या, ये यूनिवर्सिटी जब बनी थी तो इसका पर्पस ही ये था कि सार्क देश सारे बहुत रिच देश नहीं हैं, तो किसी तरह से रिसोर्सेज को पूल करके एक कॉमन प्लेस बना दी जाए जहां आठों देशों के कुछ बच्चे शिक्षा ग्रहण करके आगे जाके अपने अपने देश में काम कर सके। तो उसी दिशा में, क्योंकि बाकी जो सार्क देश हैं वो भारत से थोड़ा पीछे ही हैं, तो भारत के हिसाब से और उन देशों के हिसाब से शिक्षा प्रोवाइड की जाए और सब देशों में रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन हो सके। जो 12वीं के बाद का कहा आपने, वो इस देश का दिव्या एक सच्चाई है कि 12वीं के बाद का जो प्रेशर है उसको काफ़ी डाइल्यूट हुआ है। मैंने आईपी यूनिवर्सिटी में जब फाउंडर वीसी था तो उसमें भी काफ़ी डाइल्यूशन इस प्रेशर पे किया है, लेकिन अभी भी 12वीं के बच्चे पे प्रेशर बहुत रहता है। कारण ये है कि हमारे यहाँ कुछ कोर्सेज पर ही ध्यान दिया गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू प्लेसमेंट, कि भाई जॉब इसी में अच्छी मिलेगी। तो बच्चों के मन में ये हो गया कि इंजीनियरिंग हो जाए या मेडिसिन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हाय गए। तो ये जो एक विचार बच्चों के और बच्चों के पेरेंट्स में बहुत स्ट्रांगली स्थापित हो गया, इसने स्ट्रेस भी बहुत बढ़ाया है और मेरे हिसाब से इसने क्वालिटी भी बहुत घटाई है। क्वालिटी इस तरह से घटी है कि प्रेशर जॉब पे रहा, पहले प्रेशर एंट्रेंस टेस्ट पे रहा। मतलब मुझे कभी कभी बड़ा एज ए शिक्षाविद दुख होता है कि स्कूल ना जाओ, कोचिंग के लिए जाओ। ये माँ बाप भी कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो मैं इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। तो उसमें क्या होता है कि जो रियल पढ़ाई होती है जो स्कूल में, वो छोड़ के एमसीक्यू के प्रैक्टिस पर ही सारा ज़िंदगी निकल जाती है। इसी तरह से फिर जब जॉब एडमिशन हो जाता है उसके बाद प्लेसमेंट पे सारा फोकस रह जाता है, लर्निंग पे फोकस कम आता है। प्लेसमेंट ज़रूरी है, होना चाहिए, हर आदमी को अच्छी जॉब चाहिए और उसका अधिकार है और हमें उसके लिए काम करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा सिटीज़न बने, अच्छा समाज के लिए उपयोगी हो, वो भी ज़रूरी है। बिल्कुल, तो इस उलझन में जो फंसे हुए हैं छात्र या पेरेंट्स, उनको निकालने के लिए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एक बेहतर विकल्प हो सकती है। अभी भी आईआईटी की अगर बात करें तो वो पहली पसंद है छात्रों की। तो क्या साउथ एशियन यूनिवर्सिटी को उसके विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है? क्या कुछ कोर्सेज जो है वो आप ऑफर कर रहे हैं? किस तरीके से जो खर्चा होगा वो होगा? क्योंकि ऑब्वियसली अगर भारत की बात की जाए तो वहाँ पर प्राइस जो है वो पढ़ाई को लेकर जो खर्चा होता है वो बहुत मैटर करता है। ऐसा है दिव्या कि जहाँ तक आईआईटी की बात है, देखिए आईआईटीज़ हमारे देश के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नंबर वन इंस्टीट्यूशंस हैं और मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और मैं बिना किसी शक के कह सकता हूँ कि हमारे आईआईटीज़ वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन से कम्पीट करते हैं, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि कितने आईआईटी कितने बच्चों को कैटर कर सकते हैं। हमने आईआईटी काफ़ी बढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी 10 लाख से ज़्यादा बच्चा जेई में बैठे, तो इतने तो आईआईटी नहीं हो सकते, नंबर वन। नंबर टू, एक एक ही क्वालिटी सारे बच्चों के लिए चाहिए भी नहीं होती, एक ही करिकुलम सारे बच्चों के लिए उपयोगी भी नहीं होता। बहुत हाई एंड करिकुलम जो होता है वो रिसर्च पे जिन्होंने जाना है, जिन्होंने बहुत इनोवेशन पे जाना है, जिन्होंने बहुत हाई एंड डेवलपमेंट पे जाना है, उसके लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन यदि आम इंडस्ट्री की बात करें तो शॉप फ्लोर में कौन सक्सेसफुल हो सकता है, वो थोड़ा अलग भी हो सकता है। और मेंटेनेंस में कौन सक्सेसफुल हो सकता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कौन सक्सेसफुल हो सकता है, तो वो कुरिकुलम अलग भी हो सकता है। सर कौन-कौन से कोर्सेज जो हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं? हम अभी इस साल अंडर ग्रेजुएट में बीटेक के अलग अलग ऑप्शंस, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
ये करेंगे। और दूसरा मेरे मन में ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह एक बज़वर्ड के रूप में हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत डीप मैथमेटिक्स है। तो सिर्फ एप्लीकेशन को यूज़ करना ही लाइफ नहीं है, तो अंदर जाने के लिए हम बीटेक मैथ एंड कंप्यूटिंग पे भी जोर देंगे और एक ट्रैक को भी रखेंगे। तो हम डिज़ाइन इस तरह से कर रहे हैं कि लगभग 50% बच्चे को कॉमन मिले, उसके बाद बच्चे की चॉइस के हिसाब से उसको ट्रैक चूज़ करने का अवसर मिले, ताकि उसकी चॉइस भी फैक्टर इन हो जाए। इसके साउथ एशियन यूनिवर्सिटी क्यों? ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि अभी भी जो एक आम राय है, जो गिनी-चुनी यूनिवर्सिटी है उन्हीं को जो है वो देखते हैं लोग और उसी के लिए लड़ाई लड़ते हैं फिर। यहाँ इस यूनिवर्सिटी से क्या हासिल होगा? इस यूनिवर्सिटी से दिव्या देखिए कुछ चीज़ें यूनिक हैं। अब इस यूनिवर्सिटी की विजिबिलिटी पुअर रही इतने साल, उसका एक कारण शायद ये हो सकता है कि इसका अपना कैंपस ही नहीं था। ये यूनिवर्सिटी ऑपरेट करती थी अकबर भवन से, जो अकबर होटल होता था, और वहाँ नेचुरली स्कोप नहीं था एक्सपेंशन का। ये कैंपस जो इस यूनिवर्सिटी का बना है 100 एकड़ का कैंपस है, 1200 करोड़ रुपये ऑलरेडी खर्चा हो चुका है भारत सरकार का, और बहुत ही अच्छा कैंपस बना है। इसमें आने के बाद एक्सपेंशन का स्कोप हुआ है, और 1 साल में काफ़ी एक्सपेंशन हुआ और अगले 3-4 साल में काफ़ी होगा। बिल्डिंग्स काफ़ी बन गई हैं, बहुत अच्छी बनी हैं। इसमें यूनिक एडवांटेजेस ये हो सकते हैं, एक तो बाकी यूनिवर्सिटी स्ट्रगल करती हैं कि इंटरनेशनल बच्चे आएँ, तो 5%, 2%, 4% के लिए भी मुश्किल होती है। हमारे यहाँ प्रोविज़न तो 40-50% तक का हो सकता है, और अभी भी रियलिटी में 20-25% तो हैं फ़ॉरेन बच्चे। तो वो जो बच्चों को इंटरनेशनलाइज़ेशन का एक्सपोज़र है, डाइवर्सिटी का है, एक दूसरे की कल्चर सीखने का है। अब जहाँ ये जैसे नेशनल डे मनाते हैं बांग्लादेश का, तो अपने भारत के उस रीजन के बच्चे और वो इतना सुंदर करते हैं, तो कल्चरल डाइवर्सिटी, फूड डाइवर्सिटी, कम्युनिकेशन, वो सब बिल्ट इन हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें सिखाने वाली नहीं होती, ऑटोमेटिकली सीखने वाली होती हैं। इसमें जो एडमिशन है वो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होगा, 50% भारतीयों के लिए रिजर्व होंगी और बाकी जो 50% है वो बाकी देशों के लिए रिजर्व होंगी। अब बात आ जाती है कि इसमें अगर छात्र जो है वो एडमिशन लेता है तो उसको कितना जो है वो पैसा स्पेंड करना पड़ेगा? पैसा स्पेंड करना, अभी हमारी जो बीटेक की फ़ीस है, वो सिर्फ $1200 पर सेमेस्टर है। तो जो अभी भी इस देश के अच्छे इंस्टीट्यूशन से काफ़ी कम है, और फिर हमारे स्कॉलरशिप्स भी काफ़ी हैं। इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के बच्चे तो प्रैक्टिकली पहले तो ज़ीरो फीस देते थे, अब शायद 15-20% फीस देंगे, बाकी फ्री है। और मास्टर्स में भी काफ़ी स्कॉलरशिप्स हैं, तो स्कॉलरशिप्स काफ़ी हैं, फ़ीस रीज़नेबल है, मेस सब्सिडाइज्ड है, तो खर्चा बाकी अच्छे इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले में काफ़ी कम रहेगा, डाइवर्सिटी रहेगी। और तीसरा जो ये इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिलेगा, जैसे हमारे यहाँ फॉर्मर आईएफएस ऑफिसर्स काफ़ी कनेक्टेड हैं, फॉर्मर एम्बेसडर्स काफ़ी कनेक्टेड है, उनका आना और बच्चों से बातचीत करना एक कॉमन फीचर है। दूसरा, फिर हम कुछ इंटरडिसिप्लिनरी, जैसे क्लाइमेट चेंज में हमने सेंटर बनाया, उसमें कुछ कोर्स होंगे। अब कल को बीटेक बच्चा भी क्लाइमेट चेंज में हेल्पफुल होगा। अब जैसे कंप्यूटर की बात करें, तो जितने मोबाइल फ़ोन अलमारियों में वेस्ट पड़े हैं, ये बीटेक बच्चों को समझना पड़ेगा कि वो कितना क्लाइमेट डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस तरह के जो इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ें हैं, जो हार्डकोर कंप्यूटर साइंस ना हो के लेकिन उनका सोसाइटल इम्पैक्ट है, वो भी यहाँ फोकस किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो साफ तौर पर कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन देखिए सरकारें किस तरीके से ऐसी यूनिवर्सिटी के जरिए आपकी इस उलझन को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।